नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कमलनाथ सरकार के बारे में और सरकार में काम कर रहे कर्मचारियों के बारे में। कर्मचारी वर्ग नाराज इसलिए है कि सरकार ने जब से यानी कमलनाथ जी की सरकार ने जब से कामकाज संभाला है तब से कंगाली की हालत जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। हालात इतने ख़राब है कि लगभग 14,000 होमगार्ड्स जवानों को वेतन नहीं मिला 1 महीने से और कुछ के यहाँ फांके की नौबत है। इतनी बुरी स्थिति पहले कभी हुई है या नहीं ये तो बीजेपी नहीं स्वीकारेगी और कांग्रेस ये कहेगी कि पहले भी ऐसा हुआ है। पर सवाल ये है कि कर्मचारी अधिकारी जो अपना काम नियमित रूप से कर रहे हैं उन्हें तनख्वाह क्यों नहीं मिलना चाहिए। बात हम करें डॉक्टर्स की तो भोपाल के गैस राहत अस्पतालों में भी पिछले 1 महीने से चिकित्सकों को किसी भी तरीके का वेतन या भत्ते नहीं मिले हैं। इससे वो भी नाराज़ हैं। इसी तरह से अतिथि विद्वानों की बात करें या अन्य कर्मचारी जो कि डेली बेसिस पे होते हैं उन सभी को पिछले 1-1.5 महीने से वेतन नहीं मिला है। आज इसी पे चर्चा करेंगे कि कमलनाथ सरकार की कंगाली क्यों है और क्या ये कर्मचारी वर्ग में अच्छा संकेत दे रही है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। अगर मैं बात करूं बीजेपी की तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के शैलेंद्र प्रधान जी, वो यहाँ बीजेपी का पक्ष रखेंगे। मैं बात करूं कांग्रेस की तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं दीपचंद यादव जी, वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और कर्मचारी नेता के रूप में मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री हैं प्रदेश के राजेंद्र शर्मा जी, वो यहाँ कर्मचारियों की राय रखेंगे। और सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे शैलेंद्र जी कि आपकी सरकार जो है जैसे ही गई यानी बीजेपी गई और कांग्रेस आई तो 1 महीने से 1.25 महीने से लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये जानबूझ के किया हुआ काम था आपके द्वारा या फिर इस सरकार के प्रबंधन में कुछ कमी है? देखिए, इसे कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आया। बहुत चर्चे थे कि कमलनाथ बड़े एक्सपीरियंस हैं, केंद्र में इतने विभाग के मंत्री रहे हैं और ये किया और बड़े उद्योगपति हैं। अब अगर होमगार्ड्स के कर्मचारियों को 1 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही या डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही या दैनिक वेतन भोगियों को नहीं मिल रही तो निश्चित ही ये सरकार के लिए शर्म का विषय है और ये अपरिपक्वता कहलाएगी कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट को। देखिए, फंड शॉर्टेज गवर्नमेंट के लिए कोई शब्दावली नहीं होती, क्योंकि ये आप जैसे धन के कुबेर के उस पे बैठे हो, आपको हाथ डालना है किसी हेड से निकाल के, कर्मचारी का वेतन ना मिले ऐसा सरकारों में सुना कम ही जाता है। बिल्कुल। यहाँ दीपचंद जी आपसे सवाल, कर्मचारी परेशान हैं और पिछले 1-1.25 महीने से लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं और ये जो होमगार्ड होते हैं आप भी जानते होंगे इनके बारे में, इनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं और ऐसे में उनको अगर 1 महीने तनख्वाह नहीं मिले, 1.25 महीने से तनख्वाह नहीं मिले तो उनके सामने आर्थिक दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। क्या कहेंगे आप? निश्चित ये चिंता का विषय है और इस पर सरकार को सोचना चाहिए। विशेषकर जो अधिकारी वर्ग जो है, जो वित्तीय प्रबंधन करता है, उसका ये दायित्व बनता है कि सरकार को अपने इन सब चीज़ों को जो विसंगतियां हैं उनको उनके नॉलेज में लेकर के आए और उनको दूर किया जाए और जितनी जल्दी हो सके जिनका अगर वेतन रुका हुआ है तो उसको देना चाहिए। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि पिछली सरकार ने पूरा खजाना तो खाली कर दिया। ओवरड्राफ्ट इतना था कि जिसका कुछ अपन अनुमान भी नहीं लगा सकते। अभी शैलेंद्र जी ने कहा कि किसी भी हेड में डालकर, ऐसा नहीं होता है। जो पर्टिकुलर हेड जिसका लिए होता है उसी में से पैसा निकाल के डाला जाता है। मैं तो ये कहूँ कि इससे पहले ये पेमेंट तो करना चाहिए, चाहे दैनिक वेतन भोगी हों और चाहे संविदा नियुक्त वाले हों, चाहे ये होमगार्ड वाले हों, सबको उनको अपने परिवार चलाना है, उनको बहुत सी चीज़ें करना है। और हॉस्पिटल जो गैस राहत वाली है तो गैस राहत हॉस्पिटल का मेरी जानकारी के मुताबिक उसमें गैस राहत जितने उनका संचालन, एक तो केंद्र सरकार भी उसके अंदर है, नहीं, उसमें आप गलत है, थोड़ा सा आप गलत है। देखिए,
जो आप बता रहे हैं वो पर्टिकुलर एक हॉस्पिटल के बारे में बता रहे हैं, मैं आपको पूरी 11 डिस्पेंसरीज के बारे में बता रहा हूँ। और ये राज्य सरकार द्वारा अस्थायी तौर पर नियुक्तियाँ की जाती हैं। 25 डॉक्टर्स हैं, उनको ये जो तनख्वाह कह लें, मानदेय कह लें, ये नहीं मिला है पिछले 1 महीने से। इसी तरह से अतिथि विद्वान, चूँकि अब परीक्षा आने वाली हैं और अगर प्रोफेसर्स को या शिक्षकों को, अतिथि शिक्षकों को अगर टाइम पर पैसा नहीं मिलेगा तो वो क्यों पढ़ाने जाएगा? इससे आपको नहीं लगता शिक्षा भी खराब, स्वास्थ्य भी खराब और सुरक्षा भी खराब? नहीं, बिल्कुल इस पे ध्यान देना चाहिए। और जिनको तो कहाँ दे रहे हैं? मंत्रियों के बंगले पे 1-1 करोड़ रुपए फूके जा रहे हैं और यहाँ आप जो है वो कंजूसी दिखा रहे हैं। प्रकाश जी, मंत्रियों के बंगले, और ये हमेशा होता रहा, चाहे कोई सी भी सरकार आई हो। ये मंत्री नहीं, अगर कंगाली की स्थिति थी दीपचंद जी, तो सबसे पहले तो ये प्राथमिकता होनी चाहिए ना कि कर्मचारी को वेतन मिल जाए। रिनोवेशन तो बाद में होता रहता। मैं आपकी बात से सहमत करता हूँ, प्राथमिकताएं निर्धारित करना चाहिए। और सबसे पहले प्राथमिकताएं जो हमारा शासकीय वर्ग है, जो हमारे कर्मचारी वर्ग है, उनके परिवार कैसे चलेंगे, उनका उसके तरफ शासन को ध्यान देना चाहिए। और ये रेनोवेशन वगैरह तो होते रहेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही है, उसके लिए आपको साधुवाद देना चाहिए। बिल्कुल। राजन जी, ये जो समस्या सामने आ रही है कर्मचारियों की, ये क्या समस्या है और ये क्या पहले भी आती रही है या फिर कमलनाथ सरकार के आते से ही ये एकदम तीव्र हो गई है? निश्चित रूप से मैं इससे सहमत हूँ कि वर्तमान में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हों या जो है होमगार्ड्स के जवान हों, अभी 2-3 महीनों से कम मैं एक ही छोटा सा विभाग है जो मंत्री बंगलों वाली बात आपने की कि मंत्री बंगलों में वास्तव में रेनोवेशन का काम हो रहा है, अच्छी बात है, किंतु वहाँ काम करने वाले मजदूरों को भी 3 महीने से वेतन लगभग जो है नहीं हो पा रही है। ऐसे ही अनेक विभागों में भी है। तो मेरा तो आग्रह शासन से, प्रशासन से यही है कि जिन दैनिक वेतन भोगी हों या जो हम लोग आउटसोर्स से या जो अन्य आवश्यकता के अनुसार कर्मचारी रख लेते हैं, निश्चित रूप से वचन पत्र में भी आपने, सरकार ने ये वायदा किया है कि हम दैनिक वेतन भोगी को, स्थायी कर्मियों को, संविदा कर्मियों को नियमित भी करेंगे। तो जब उनको आप इसी स्टेज में वेतन नहीं दे पा रहे हैं तो उनको नियमित किए जाने की एक बात थोड़ी सी दूर मैं समझता हूँ। और शासन से अपेक्षा करता हूँ कि आपने जो वायदा किया है, वचन पत्र में वायदा किया है कि संविदा कर्मियों को या स्थायी कर्मियों को हम पेंशन भी देंगे, इनको नियमित भी करेंगे और आउटसोर्सेस कर्मचारियों को हम रेगुलर की व्यवस्था करेंगे, उनके वेतनमान फिक्स करेंगे। तो निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करूंगा शासन से कि आप लोकसभा चुनाव के पूर्व कम से कम हमारे कर्मचारियों को, इनको इसका लाभ नियमितीकरण का भी हो और तनख्वाह की तो नियमितता निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। और आपको क्या लगता है, एक जो छोटा वेतनभोगी कर्मचारी है, जो दैनिक वेतनभोगी जिसको आप कहते हैं, तो उसका अगर 1 महीने तनख्वाह नहीं मिले, जैसे ये होमगार्ड्स के जवान हैं या बाकी के आपने जैसे बताया उद्यानिकी विभाग हो या और तमाम विभाग हैं जो इससे संबंधित हैं, तो वहाँ उनके सामने, कर्मचारियों के सामने कैसी दिक्कतें पेश आती हैं? देखिए, निश्चित रूप से कर्मचारी को मुश्किल से 9,600 रुपये कुछ लगभग एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को मिलता है और माह का खर्च ही वह मुश्किल वो लोग अपने पूरा कर पाते हैं। तो एक दूसरे से, अपने अधिकारियों से या इधर उधर से ब्याज पे कहीं किसी तरीके से या उधार मांग के पूरा करते। 3-3 महीने यदि वेतन नहीं मिले, निश्चित रूप से उनके परिवार पर फर्क पड़ता है। और मैं ये शासन से आग्रह करता हूँ कि वेतन तो नियमित कर्मचारियों को प्राप्त होना ही चाहिए। बिल्कुल प्रधान जी, देखा आपने समस्या, हम 1 महीने और 1.5 महीने की बात कर रहे थे और शर्मा जी ने कुछ ऐसे विभाग भी बताए जहाँ 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। जाहिर सी बात है, आचार संहिता चुनाव की लगी होगी तो उसी के बाद से वो पैसा उनका बंद हो गया होगा और अब नई सरकार कोई फैसला कर नहीं पा रही है। मंत्रियों के बंगलों पे, गाड़ियों पे खूब पैसा लुट रहा है, पर यहाँ पर जो है वो कंजूसी दिखाई जा रही है। तो बीजेपी कहाँ है? देखिए, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनहित के विषय उठाती। कर्मचारियों के संदर्भ में कर्मचारी यूनियन मुझे मालूम है काफ़ी मजबूत होती हैं और सरकार की नाक में नकेल वो स्वयं डालने के लिए समर्थ है। पर ये जो मैं कहूँगा, ये जिस अधिकारी की कमी है, ये बजट जो अभी सप्लीमेंट्री बजट जो विधानसभा में प्रस्तुत हुआ, उसमें जो मुझे बतलाया गया कि उनके हेड्स में
या कर्मचारियों के जो तनख्वाह के हेड्स में, वेजेस के हेड्स में क्लियरेंस नहीं लिया गया विधानसभा में, उसके कारण ये तकलीफ है। तो निश्चित ही गंभीर अनियमितता कहलाएगी अधिकारियों के लेवल पे। बिल्कुल। और इसमें मंत्रियों की कहाँ कमी है, आपको नहीं लगता उनको भी तो ये मॉनिटरिंग करनी चाहिए? उन तक ये शिकायतें पहुंच रही हैं, कर्मचारी जाके उनको शिकायतें कर रहे हैं कि साहब उनके लिए फाके की नौबत हो रही है और आप जो है वो रिनोवेशन में ही लगे हुए हो। एक एक बंगले में 10-10, 20-20, 25 लाख, किसी में तो 1-1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करा दिया, और उसमें भी ताला लगा के कुछ एमएलए बाग खड़े हुए बंगले में ठीक है, ताला लगा दिया। हाँ। और बोल रहे हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं चलेगी और कर्मचारियों के बिना चल जाएगी जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही। तो निश्चित ही बड़ी शर्म की बात है। बिल्कुल। यहाँ यादव जी एक बात और उठती है कि चूँकि प्रबंधन के मामले में तो मास्टर माने जाते हैं कमलनाथ, तो यहाँ क्या प्रबंधन समझ नहीं पा रहे हैं वो, या फिर जो अधिकारियों का कोरस है वो उनको बेवकूफ़ बना रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आर्थिक प्रबंधन, क्योंकि वो खुद एक उद्योगपति हैं तो समझते हैं, और फिर राजनीतिक प्रशासनिक उनका बहुत लंबा अनुभव है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो मेरा अपना सोचना है कि ये, और मंत्रियों की बात की गई, मंत्रियों को अभी कई तो नए मंत्री हैं, उनको आए हुए अभी 1 महीना ही हुआ है, तो अब 1 महीने के अंदर पहले तो उनको अपना विभाग को समझना पड़ेगा। एक बात है दीपचंद जी, प्रबंधन नहीं दीपचंद जी एक बात है, नए तो कुछ मंत्री हैं, कुछ तो पुराने भी हैं। अब ये जो होमगार्ड वाले या बाकी के लोग हैं, इनका जो विभाग है वो सामान्य प्रशासन के अधीन आता है, और मान लीजिए वहाँ पर अगर डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे अगर मंत्री हैं तो क्या उन्हें भी होश नहीं है? बयान देने में तो सबसे आगे रहते हैं। अब ये अपने विभाग के काम भी देख लें थोड़े से। देखिए, वो डॉक्टर गोविंद सिंह जी अनुभवी हैं, मैं पूछा तो ऐसा अनुभव होता है नहीं, 1.5 महीने से जो है धक्के खा रहे हैं लोग इधर से उधर। ये 1.5 महीने की बात नहीं है। अभी जैसा शर्मा जी ने बताया कि 3-4 महीने पहले से ये नहीं, वो दूसरे विभाग की बात कर रहे हैं, मैं होमगार्ड की अगर बात करूं, होमगार्ड का मेरा कहना ये है, मैं डॉक्टर साहब से मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर के आज ही बात करूंगा, ये मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से। और डॉक्टर साहब बहुत ही इस मामले में जो जिसकी भी जिम्मेदारी होगी या जिसने जो तथ्य सामने रखना चाहिए था अगर नहीं रखे होंगे, तो डॉक्टर गोविंद सिंह उस पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो हमेशा कर्मचारियों के बारे में, कार्यकर्ताओं के बारे में, प्रदेश की जनता के बारे में मैंने देखा, क्योंकि मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, तो वो चिंतन करते रहते हैं और चिंतित रहते हैं उसके बारे में। चिंतन ही चल रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही। देखिए, तनख्वाह मिलेगी। आप ये कहा अभी शर्मा जी नहीं बताया, 3-4 महीने से। दीपचंद जी सवाल ये है कि अगर आपको कहीं आप नौकरी कर रहे हैं, पूरे महीने भर आप मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद आपको तनख्वाह नहीं मिलती है, तो आपका गुस्सा नहीं होगा कि नहीं साहब अभी तक मुझे तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, और वो भी सरकारी विभाग? तिवारी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि आज अगर हमारे पास आर्थिक तंगी होती है तो हमको न जाने एक तंगी की वजह, आर्थिक तंगी कैसी तंगी, समस्याओं का सुन तो लीजिए, कैसी तंगी है इसका नतीजा आप देखिए, या उसके आप जो परिणाम सामने दिख रहे हैं कि जो वंदे मातरम 50,000 में होता था, आपने कहा नहीं अब 2 लाख खर्च करेंगे। तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब तंगी है तो उन चीजों में, बेकार की चीजों में कटौती कीजिए ना। देखिए, अभी आपने वंदे मातरम, क्या आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए वंदे मातरम आप सिंपल परेड भी निकाल सकते थे, आप टेंट लगाएंगे। बात कही, आज राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक पार्टियां इन सब चीज़ों को छोड़ देती हैं और ये भावनात्मक खिलवाड़ करने लगती हैं। इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए कि इसमें चाहे वो राष्ट्रीयता हो, चाहे राष्ट्रगीत हो, चाहे राष्ट्रगान हो, ये सब चीज़ों पे आप राजनीति क्यों करते हैं? इसमें भावनाओं से क्यों खेलते हैं? ये दूसरा दृष्टिकोण है। आपको मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तनख्वाह वाली बात जो है, वेतन वाली बात है, मानवीय आधार पर भी होना चाहिए। इस बात से मैं 100% आपका सहमत हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही। यहाँ राजन जी आपसे सवाल कि सरकार अपने संसाधनों पर, अपनी सुख सुविधाओं पर मंत्री खूब खर्चा कर रहे हैं। नया एनेक्सी भवन बना लिया, 125 करोड़ लागत थी, बढ़ते बढ़ते 650 करोड़ रुपए हो गई। और कर्मचारियों के वेतन भत्ते और उन्हें परमानेंट करने के मामले में या नियमित करने के मामले में सरकार बजट का जिसको कहें अड़ंगा डालती है। तो क्या शिवराज सरकार ने इसमें गलती की थी? नहीं, देखिए मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। शासन कोई सी भी हो,
कर्मचारी वर्ग, चाहे वो नियमित कर्मचारी हो या दैनिक वेतन भोगी हो, कोई भी, हर कर्मचारी का वेतन एक सुनिश्चित रहता है और हर विभाग में उसकी एक मानदंड होते हैं कि भाई इतना वेतन हम स्थापना में खर्च करेंगे, इतना मजदूरी में खर्च करेंगे। तो निश्चित रूप से सरकार को अपने विभाग वाइज प्रावधान के अनुरूप उनकी व्यवस्था करना ही चाहिए कि उनको तो वेतन दिया ही जाना चाहिए। अब रहा सवाल, कर्मचारी भी एक समाज का एक अंग है, कर्मचारियों की भी अपनी एक समस्या होती है वास्तव में। जो फिजूल खर्ची की बात है, अगर मंत्रालय भवन अभी जो बना हुआ है वर्तमान में, उसी में लोग कर्मचारी जो है कम पड़ रहे थे और आपने 2 और एनेक्सी बना दी इतनी बड़ी बड़ी, आधा किलोमीटर लंबी जितनी, तो ये फिजूल खर्ची नहीं लगती आपको? निश्चित रूप से आवश्यकता के अनुसार यदि आवश्यकता है तो आप बनाइए, लेकिन अनावश्यक खर्च शासन के अपनी बजट के प्रावधान के अनुरूप भी काम करना चाहिए कि जब आपके पास व्यवस्था तो नहीं है, मान लीजिए कर्मचारियों को वर्तमान में अपन को वेतन देने की और अपन अनावश्यक यदि खर्च करने की नीति अपनाते हैं तो शासन को फिर अपनी उसकी व्यवस्था भी करना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ प्रधान जी आपसे ये सवाल कि शिवराज सरकार ये रोना रोती रही कि साहब पैसा ज़्यादा नहीं है और तमाम दुनिया भर की दिक्कतें, अब जो समझ में आता है वो ये भी है कि मंत्रालय भवन, वल्लभ भवन जो है, उसमें जितने कमरे बने हुए थे उसी में लोग कर्मचारी उतने नहीं थे। आपने 2 एनेक्सी बना दी 650 करोड़ की, तो ये भ्रष्टाचार का नया तरीका है या फिर जिसको कहें जनता के जो धन का दुरुपयोग? नहीं, देखिए बेसिकली जो कार्य संस्कृति है, मैं क्योंकि पीडब्ल्यूडी में रहा हूँ, मुझे मालूम है वहाँ पहले शेड्स बनाते हैं और शेड्स में कर्मचारी काम करते हैं। ये कर्मचारियों को 5 स्टार बिल्डिंग में बैठाना या ये संस्कृति हमारी तो नहीं कहती। अब वो मानिए किसी की भी सरकार में अगर इतना लेविश कार्यालय बनाया गया तो ये जनहित में तो नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही है और आप जैसा ही कोई दबंग नेता ये बात कह सकता है कि इतना खर्चा इन पर नहीं होना चाहिए कि बिल्डिंगों पर और बैठने पे खर्च कर दिया। राजन शर्मा जी आपसे ये सवाल कि कर्मचारी पूरी शिद्दत से काम करता है अपना, उसको बड़े बड़े भवन बैठने के लिए चाहिए तो उससे उत्पादकता ज़्यादा बढ़ती है, काम करने का की क्षमता ज़्यादा बढ़ती है, या साधारण भी कमरा मिले तो भी उसमें भी बैठ के काम कर सकता है? निश्चित रूप से कर्मचारी तो कहीं भी बैठने के लिए किसी प्रकार की अपनी मांग नहीं करता है। खास तौर से तो यदि सुविधा भोगी होते हैं तो अधिकारी या अन्य पदाधिकारी जो है, निश्चित रूप से कर्मचारियों को तो जहाँ भी सुविधा दी जाएगी बैठने की, वो बैठ के अपना पूरा समय उसी में देता है। उसको इसी प्रकार की मैं तो नहीं समझता होगा कहीं कोई कर्मचारी की डिमांड पर किसी प्रकार की एनेक्सी बनाई गई होगी या किसी प्रकार के भवन को उसको कहना चाहिए चैम्बर को सुसज्जित किया होगा। कर्मचारियों के लिए तो मैं नहीं समझता हूँ, अधिकारियों के लिए या अन्य पदाधिकारियों के लिए तो मैंने देखा हुआ है। कर्मचारी तो कहीं भी काम करने के लिए सक्षम है और करता है, और यदि उसको सुख सुविधाएं दी जाती है निश्चित रूप से उसकी भी कार्यशैली में परिवर्तन होता है। यहाँ एक बात और उठती है कि डीए को लेकर आप लोग अब मांग उठा रहे हैं, कितना परिवर्तन आ गया है केंद्र के और मध्य प्रदेश सरकार के डीए कर्मचारियों को देने के मामले में? देखिए जुलाई से डीए जो है ड्यू है और निश्चित रूप से सरकार को तो डीए पहले ही जिस प्रकार से किसानों के लिए यदि आप चिंतित हैं तो कर्मचारी भी तो आपका ही एक अंग है जो कि आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ काम करता है और आपके हर उस प्रकार से सहयोगी की भूमिका निभाता है। तो कर्मचारी की तो ये ऐसी मांग है कि जब केंद्र के समान कोई डीए बढ़ता है तो उसको सरकार को दे देना चाहिए। तो मैं तो ये उम्मीद करके बैठा था कि कम से कम सरकार किसानों के मुआवजे के साथ साथ कर्मचारियों की सर्वप्रथम 2% डीए की मांग जो जुलाई से ड्यू है अब आपकी 2 डीए की किस्तें जो है वो ड्यू हो गई हैं। 2% डीए किस्त है और वैसे भी वचन पत्र में जो शासन ने कर्मचारियों के हितों में बहुत सी है, जैसे अग्रवाल पे कमीशन है या कर्मचारियों को कई प्रकार के वेतनमान में विसंगतियां हैं, कई प्रकार के केवल पदनाम में विसंगतियां हैं, पदोन्नति रुकी हुई है, कम से कम कर्मचारियों को कर देना चाहिए। यहाँ शैलेंद्र जी आपसे ये सवाल, प्रक्रिया खुलासा करना चाहिए। शैलेंद्र जी आपसे ये सवाल कि आपकी सरकार थी तो आपने केंद्र के समान डीए जो है वो यहाँ कर दिया था, यानी शिवराज जी की सरकार की और जो भी खामी रही हो पर ये डीए के मामले में वो लगभग बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया था। अब कांग्रेस की सरकार आई तो 2 डीए का अंतर हो गया, एक किस्त पहले से रुकी थी और एक और ये केंद्र ने जारी कर दी। तो
आपको क्या लग रहा है, ये भी मैनेजमेंट की कमी है या आर्थिक तंगी की वजह से सरकार नहीं कर पा रही है? देखिए, कांग्रेस का जो कल्चर है वो पॉश कल्चर है। वो खुद सुविधाएं रहें, उस अपना कर्मचारी कैसे रहे इसकी चिंता कम है। निश्चित ही शिवराज जी कर्मचारियों के बड़े हितैषी रहे हैं और उन्होंने उनके समस्याओं का काफ़ी समाधान किया। तो इतने हितैषी रहे तो कर्मचारियों ने विरोध क्यों किया? नहीं, विरोध आपको नहीं लगता एट्रोसिटीज क्या? एक्ट का हाँ, किया। एग्जैक्टली, वहाँ प्रमोशन के मामले में भी तो शिवराज ने गलती कर दी ना। वही एट्रोसिटीज एक्ट के नुकसान के कारण हम विपक्ष में बैठे हैं, वरना नोटा की 12 सीटें ना जाती तो हमारी सरकार होती। बिल्कुल। या दीपचंद जी, आपसे ये सवाल, कांग्रेस सरकार जब आती है तभी कर्मचारियों के डीए जो है वो उनमें अंतर आना शुरू हो जाता है। केंद्र में जो जब आपकी सरकार दिग्विजय सिंह जी की गई थी तब ये स्थिति थी कि 3-3, 4-4 डीए का अंतर था और अब फिर से 2 डीए का अंतर आ गया है। तो ऐसा क्यों है? केंद्र की जब सरकार डीए दे रही है कर्मचारियों को, उसी के अनुरूप आप भी बढ़ाते चलें तो ये जो विसंगति है वेतन की वो कम होगी ना। देखिए, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि विसंगति समाप्त होना चाहिए और कर्मचारियों का जो अधिकार हक है वो मिलना चाहिए। लेकिन अभी सरकार आए हुए थोड़ा सा समय हुआ है, आने दीजिए। जो वचन पत्र में कांग्रेस ने जो भी वादे किए हैं, मैं आप 5 साल के अंदर आप पाएंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जो वचन पत्र में हमने वादा किया। दूध के पाँव पालने में दिख जाते हैं। इतनी जल्दी कुछ नहीं होता है। नहीं दीपचंद जी, दूध के पाँव पालने में दिख जाते हैं। अगर आपकी मंशा ठीक है तो फिर काम दिखना चाहिए। अब आप ही के कांग्रेसी नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि साहब जब से कुछ विधायक मंत्री बन गए हैं कार्यकर्ताओं नेताओं से नहीं मिल रहे हैं, और तो और अपनी कोठरी में बैठ गए हैं। उन्होंने वही बीजेपी के जो मंत्रियों के जो जिनको हरवाया, जिन मंत्रियों को, वही पीए और उन्हीं सहायकों को अपने कब्जे में ले लिया। अब आप फ़ोन लगाइए, कोई मंत्री फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। ये बिल्कुल सही है। ये बात, इस बात का मुझे भी एहसास है कि इस तरह का भी हो रहा है और इस मामले में पार्टी लेवल पे मंत्रियों को, मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करके हिदायत दी जाएगी कि कार्यकर्ताओं की अपेक्षा नहीं करें, लेकिन कार्यकर्ताओं से साथ साथ उनको पब्लिक ने जो उन पर विश्वास किया है तो पब्लिक और कर्मचारियों के प्रति जो उनका दायित्व है उनका ईमानदारी से निर्वाह करना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने क्योंकि कार्यकर्ताओं की बात करेंगे तो कार्यकर्ताओं की अपेक्षा तो है और होना चाहिए, लेकिन जनता की अपेक्षाओं पे हमको प्रायोरिटी पे लेकर उस पर खड़े उतरना चाहिए। और अभी एक बात बहुत अच्छा आप बात कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन वाली जो बात कर रहे थे तिवारी जी, आप देखिए मध्य प्रदेश जब विभाजित नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों एक थे, उस वक्त बल्लभवन से पूरा कार्य चलता था, सतपुड़ा विंध्याचल से पूरा, और जो डायरेक्टरेट वहाँ से चलता था। अभी जो 650-700 बल्कि हो सकता है कि न जाने कितने हज़ार करोड़ का और दूसरे कंस्ट्रक्शन हर जगह हुए हैं, उस पर ये फिजूल खर्ची हुई है, जिसकी वजह से, और उसके इसकी जांच भी मैं कहूँगा कि आपके माध्यम से आप उठाइए कि इसकी जांच होना चाहिए कि क्या कारण हो गया कि ये सब कुछ आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए आवश्यकता पड़ गई। कहीं इसमें राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टरों की कोई मिलीभगत तो नहीं है? मिलीभगत तो है ही, खैर वो तो खुद आपके मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह भी कह रहे हैं कि 125 करोड़ से 650 करोड़ कैसे हो गई। तो इसकी जांच होकर के जो जिम्मेदार हैं उनके होगा कुछ नहीं ना दीपचंद जी, होगा कुछ नहीं, क्योंकि जिस नेता ने ये कराया है, आप पहले कुछ नेता आपके पहले उनकी गोदी में बैठे हुए थे, अब वो उनकी गोदी में जाके बैठ गए, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। और यही वजह है कि लोकतंत्र में जो जनता का विश्वास है नेताओं के प्रति वो कम होता जा रहा है। बयानों की जुगाली इतनी करेंगे पर जब कार्रवाई की बात आएगी तो यही नेताजी पीछे हट जाएंगे, ऐसा भी होता है। मैं तो इस बात से, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय तो ये है, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो, इस तरह की अनियमितताओं के लिए और स्वार्थ के लिए, लालच के लिए और भ्रष्टाचार में जो भी लिप्त हो, उसके विरुद्ध प्रशासन को सख्ती से निपटना चाहिए और उनके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल। राजेंद्र जी, यहाँ एक बात उठती है कि कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो जिसको कहें शिवराज सरकार में बढ़ती चली गई और प्रमोशन में आरक्षण, ये विषय बहुत छाया रहा। तो तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ को क्या लगता है, पिछले 26 महीनों में जो 34,000 कर्मचारी बिना प्रमोशन पाए रिटायर हो गए,
इनकी बात आपने शासन तक पहुंचाई और अब क्या कर रही है कमलनाथ सरकार? निश्चित रूप से इसमें आपके सहमत हूँ मैं कि 34,000 कर्मचारी हमारे सेवानिवृत्त हो गए हैं और बिना पदोन्नति पाए। आज भी ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं एक वर्ग विशेष के लोगों को नुकसान हुआ है, सभी वर्ग के कर्मचारियों को इससे नुकसान पहुंचा है। और निश्चित रूप से आज यदि पदोन्नति से कर्मचारियों को जो लाभ तो होता ही है, उनकी कार्यशैली में भी वृद्धि होती है, उनके मन में जो कुंठा के भाव होते हैं वो दूर होते हैं और इससे गहरा आघात कर्मचारियों को लगा है। और मैं भी ये मान के चलता हूँ जैसे पर शर्मा जी, चलिए शिवराज सरकार ने तो कुछ नहीं किया, ये सरकार कुछ करती दिख रही है आपको क्या? ये भी सिर्फ आश्वासन दे रही है? निश्चित रूप से हम सरकार से उम्मीद तो करेंगे कि आपने जो वायदा किया है, आपने अपने जो वचन पत्रों में हवाला दिए हैं। पर प्रमोशन में आरक्षण की बात ये नकार नहीं रहे हैं, ये भी शिवराज की कार्यशैली पे ही तो चल रहे हैं सब। नहीं, प्रमोशन में आरक्षण वाले को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से गाइडलाइन दे दी है कि सरकार को अपना निर्णय ले लेना चाहिए। और मैंने तो निश्चित रूप से मुख्य सचिव को और मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से आवेदन भी कर दिया है, पत्र भी लिख दिया है कि भाई इसका निराकरण आप कीजिए और कहीं ना कहीं इससे दोनों पक्षों को हमको हो गया निराकरण लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। और आपको लगता है हो जाएगा? मैं तो शासन से उम्मीद करूंगा कि लोकसभा के पहले आपको इसका निराकरण कर पदोन्नति कर देनी चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो लोकसभा में क्या करेंगे? ये तो कर्मचारी वर्ग भी अपने आप को पीड़ित और असहाय महसूस करता है कि जब हमारी पदोन्नति की मांग एक निश्चित रूप से हर कर्मचारी की है और वो प्रायोरिटी बेसिस पे, और सरकार को उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान देकर पदोन्नति की प्रक्रिया को तो प्रारंभ कर ही देना चाहिए। बिल्कुल। दीपचंद जी, शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कोई माई का लाल प्रमोशन में आरक्षण या आरक्षण अन्य जगह से खत्म नहीं कर सकता। उसका नतीजा ये है कि वो माई का लाल जो है वो सत्ता से उतर के नीचे आ गए। आपका क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, हमारा स्टैंड ये है, हमने जो वचन पत्र में वादा किया है उसको हम पूरी तरह से निभाएंगे, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और समय इसमें तो कोई पैसा भी नहीं लग रहा, समय किसका इंतजार कर रहे हैं? नहीं, देखिए, प्रशासन इसमें इसके अंदर पूरा जो प्रशासनिक तंत्र होता है उसमें उसका उपयोग होता है, क्योंकि लिस्ट वगैरह और किसका प्रमोशन होना क्या है वो तो ये देंगे। ये जब जीएडी के पास तनख्वाह बांटने के लिए पैसा नहीं है तो प्रमोशन के बाद कहाँ से देंगे? ऐसा नहीं, ये तो प्रबंध तो करना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं है तो उसको कहीं से जैसे प्रधान जी ने भी कहा और शर्मा जी बोल रहे हैं कि ये शासन का दायित्व है कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो लोग देख रहे हैं उनको देखें और कम से कम प्रदेश का कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग किसी तरह से पीड़ित नहीं हो और आर्थिक तंगी से तो नहीं गुजरना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ आपने बहुत अच्छी बात कही है। और शैलेंद्र जी, अंतिम सवाल आपसे कि कर्मचारियों के मामले में हम बात करें तो आपकी सरकार ने वाकई कुछ गलतियां कर दी थी जिसकी वजह से कर्मचारी वर्ग रूठ गया आपसे? देखिए, ये जो प्रमोशन में आरक्षण वाला जो विषय था वो जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद केंद्र सरकार ने उसको पार्लियामेंट में पारित करवाया। पहले से उसमें सब दलों की भावना वैसी ही थी, पर ऐसा महसूस किया कर्मचारियों ने कि भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है जो कांग्रेस सरकार करती रही, तो फिर इनको क्यों समर्थन दें, उसका नुकसान हमको उठाना पड़ा। अब आपको लगता है लोकसभा में फिर से आपको कर्मचारी सराहेंगे? देखिए, जो गरीबों के प्रति, सवर्ण गरीबों के प्रति आर्थिक रूप से जो विपन्न है उनके लिए जो 10% आरक्षण दिया है उससे निश्चित ही समाज में पुनः एक परिवर्तन की लहर आई है। दीपचंद जी, आपसे अंतिम सवाल, क्या ये जो वचन पत्र में आपने बातें कही हैं उसका इंतजार कर्मचारी 6 महीने तक कर पाएंगे या फिर लोकसभा में दूसरा फैसला देने वाले हों? नहीं, देखिए, लोकसभा में कर्मचारी अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि वो उनके पास तो डे टू डे की जो फाइलें हैं उनको पता है कि किस तरह से फाइलों का मूवमेंट चल रहा है। वो आम आप 6 महीने देर करेंगे तो वो सहन करेंगे क्या? देखिए, आम पब्लिक से ज़्यादा वो समझते हैं, उनको पता है कि किस नहीं, पर वो आप पे एतबार करेंगे 6 महीने? बिल्कुल करेंगे। और उन्होंने जब भी बताइए शर्मा जी, आपसे अंतिम सवाल कि 6 महीने तक वेट करेंगे या फिर वो गुस्सा होकर अपना निर्णय बदलेंगे? निश्चित रूप से मैं भाई साहब शैलेंद्र
सिंह साहब से सहमत हूँ कि कर्मचारियों की पदोन्नति की मांग की वजह से शासन को नुकसान उठाना पड़ा है। और मैं फिर भी आपसे शासन से आग्रह करूंगा कि ये लोकसभा चुनाव के पूर्व इनको इसका लाभ दे देना चाहिए। नहीं तो निश्चित नाराजगी रूप से बनी रहेगी। कर्मचारियों की नाराजगी को यदि वो करना है, इससे प्रभावित है, कर्मचारी पीड़ित भी हैं और दुखी भी हैं, तो कम से कम शासन को लोकसभा चुनाव के पूर्व इनकी पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। बिल्कुल, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। और मैं बात करूं मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की, तो निसंदेह इस समय हायरार्की में एक अनार्की जैसा माहौल है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन विषय वस्तुओं पर डिसीजन ले लिए जाने चाहिए थे वो भी डिले हो रहे हैं। इससे कर्मचारी तो नाराज हैं ही, साथ साथ बीजेपी इस पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है। यहाँ कांग्रेस को देखना होगा कि वो अपने वचन पत्र के हिसाब से कुछ तेजी दिखाए। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।